नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट के कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे या फिर मैथ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी पूरा बेस बताएंगे। आज का ये लेक्चर मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम मैथ सब्जेक्ट की कुछ टॉपिक को बेसिक रूप से डिफाइन करेंगे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उनके कुछ बेसिक फॉर्मूला बताएंगे। और हम इससे पहले मैथ सब्जेक्ट की एक वीडियो में जहाँ से हम मैथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, मैथ सब्जेक्ट होता क्या है, मैथ में हम पढ़ते क्या हैं, मैथ का आधार क्या है, इसका पूरा बेस क्या है मैथ का, उस पर एक वीडियो बनाना चाहते थे और उसे एक लेक्चर में बताना चाहते थे। लेकिन अभी हम वो वीडियो नहीं बना पाए हैं, उसे आगे के लेक्चर में हम आप लोगों को बता देंगे। जैसे हम मैथ को छोटी क्लासों से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, कक्षा 1 से ही, लेकिन जो मैथ की मेन रूप से शुरुआत होती वो छठवीं से शुरुआत होती है। मैथ का पूरा आधार और मैथ क्या है उसका पूरा हम उसे जानते हैं, उसका स्वरूप जो हम देखते हैं पूरा मैथ का, वो छठवीं से प्रारंभ होता है। किसी भी सब्जेक्ट का बेस जो फंडामेंटल एक दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और पर्यावरण जिसे हम साइंस बोल देते हैं, लास्ट बाद में वो फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री ग्रुप में जो आ जाती है, इन्हें यदि हम छोड़ दें तो जो मेन सब्जेक्ट बोल दिए जाए, जैसे मैथ हो गई अपनी और भी बहुत सी चीजें हो गई, इनका जो किसी भी सब्जेक्ट का जो मेन स्वरूप होता है वो कक्षा छठवीं से ही मिलता है और बहुत सब्जेक्टों का आधार कक्षा छठवीं से ही प्रारंभ होता है। हम जब मैथ पढ़ते हैं तो जो हमारा पूरा किसी भी सब्जेक्ट का आधार बोल दो वो छोटी क्लासों से ही तैयार होता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को या मैथ को छठवीं, सातवीं, आठवीं में लगभग एक समान पढ़ते हैं, उसकी बेसिक चीजों को व्यवहारिक रूप से जानते हैं। नौवीं 10वीं में उन्हीं चीजों का थोड़ा विस्तार पढ़ते हैं या उनका और भी उसका डीपली थोड़ा सा जानते हैं। 11वीं से मैथ की दिशा ही बदल जाती है। हम मैथ में पहली वाली चीजों को के साथ और भी उससे रिलेटेड नई शाखाओं को पढ़ते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं, तो मतलब वहीं से उनका बेस प्रारंभ हो गया। 11वीं से मैथ को एक प्रकार से उसका विस्तार, उसमें और भी क्या क्या आएंगे सब की शुरुआत करते हैं उनका। 11वीं उसका रिलेटेड 12वीं हो गया। जब हम बीएससी में मैथ पढ़ते हैं तो बीएससी में हमें जो 11वीं का पढ़ा है, जो बेस है नई चीजों का, जो बोलते हैं फंडामेंटल टॉपिक या फंडामेंटल ब्रांच ना होकर उससे डेवलपमेंट ब्रांचें हैं, और जो एक प्रकार से बोल दिया जाए उसका जो विस्तार रूप हो गया, उसका बीएससी फर्स्ट ईयर पूरा रिवीजन करते हैं बेस का, और सेकेंड ईयर और फाइनल में भी हम फिर और टॉपिक को और नई नई शाखाएं पढ़ते हैं और नए टॉपिक का विस्तार पढ़ते हैं सेकेंड ईयर और फाइनल में। जब हम मैथ से एमएससी करते हैं तो एमएससी में बोल दिया जाए, जिस हमारी बीएससी ईयरली में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तो वहां पर किसी सब्जेक्ट को पहला फर्स्ट ईयर में बेस और सेकेंड ईयर और फाइनल में उसका और आगे विस्तार नई चीजें पढ़ाई जाती हैं। एमएससी में जब हम पढ़ते हैं, एमएससी सेमेस्टर वाइज है, तो फर्स्ट सेम में फिर हमें बीएससी का रिवीजन करा दिया जाता है, ताकि हमारा जो आधार है, जैसे छठवीं, सातवीं, आठवीं फंडामेंटल हो गया, 9वीं 10वीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं पर डिपेंड है, नई चीजें हैं। 11वीं 12वीं शुरुआत की नई चीजों को लेकर नई शाखाओं की शुरुआत है। 11 बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में 11वीं 12वीं का कुछ रिवीजन, जो नई शाखाएं पढ़ी उनका डेवलपमेंट और उनसे रिलेटेड नई चीजें जो पढ़ना है। तो जब एमएससी में आते हैं जो वो बीएससी में जो डिपेंड होती है, तो उसके हम फर्स्ट सेम में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कुछ भी ले लें, तो जो हमने बीएससी में नई चीजों शुरुआत की थी या फिर और उससे चीजें हैं, उन्हें रिवीजन करते हुए फिर सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में और नई चीजों को या किसी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप में पढ़ते हैं। एमएससी के बाद मैथ की बात करें, किसी चीज की बात करें, लगभग वो सब्जेक्ट पूर्ण हो जाता है
उससे रिलेटेड बहुत से कम टॉपिक या फिर बहुत ही कम चीजें रह जाती हैं। जब हम एमएससी के बाद हर एग्जाम देने के लिए एक प्रकार से योग्य हो जाते हैं, तो जब हम कोई भी एग्जाम, बड़ा एग्जाम देते हैं एमएससी के बाद, जैसे हम ले लें CSIR नेट ले लें, तो उसमें जो हमने बीएससी में टॉपिक पढ़ते हैं उनका बड़ा डीपली पूछा जाता है। ऐसे एग्जामों संबंध इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक से जो बीएससी और एमएससी पढ़ के आए हैं, बड़ा डीपली रिलेशन होता है, डीपली चीजें पूछी जाती है, डीपली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और इनसे बनने वाले बहुत सी थ्योरी, प्रमेय या फिर टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जानते हैं यदि हमें किसी चीज का डीपली बताना है, न्यूमेरिकल हल करना है, तो हमें उसकी एक एक चीजों का बेसिक और डीपली रूप से नॉलेज होना चाहिए। तो बड़े बड़े एग्जामों में जो है उसका रिलेशन बीएससी में से हमारा हो जाता है। और आज जो हम आगे के लेक्चर में इसका आधार बताएं, तो हम बताएंगे 6वीं 7वीं 8वीं से किस प्रकार शुरुआत होती है। हम मैथ की बात करेंगे, वो मैथ से रिलेटेड होगा कि कैसे शुरुआत होती है, कहाँ 6वीं 7वीं 8वीं जो मैथ का हमारा बेस होता है, हमें वहाँ किन चीजों को कंप्लीट करना चाहिए, कौन सी चीज हमारी नहीं कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर रह जाती है, तो हमें आगे कितनी ज्यादा मतलब आगे हमारा बेस अच्छा नहीं हो पाता। 9वीं 10वीं में क्या नई चीजें पढ़ते हैं उन्हें जोड़ते हुए, और 11वीं 12वीं में किस प्रकार नई चीजें, नई शाखाएं ऐड होती है, और मैथ की जो नई दिशा होती है, इस प्रकार हम उनकी शुरुआत करते हैं। और बीएससी में हम जिन चीजों को, नई चीजों का इनका जो विस्तार पढ़ते हैं वो देखेंगे। और जब हम एमएससी मैथ से एमएससी करते हैं, तो इन्हें हम एक अलग वीडियो या एक अलग लेक्चर में उसका पूरा जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम में जब मैथ से एमएससी करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसका पूरा सिलेबस क्या है, वो हम अलग वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। तथा आज हम आप लोगों को जो मेन है, तो जब हम मैथ से एमएससी करते हैं तो तब तो मैथ हम पूरी पढ़ते ही है, हमारा सिलेबस ही मैथ में, पूरा सिलेबस में ही मैथ होती है, हम वहां तो मैथ पढ़ते ही हैं। तथा जब हम केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो वहां भी जो लोग बायो के होते हैं उन्हें पासिंग पेपर में उनका एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। और जब हम जो बायो वाले होते हैं, फिर जो हम 11वीं से बायो लेते हैं, तो एक प्रकार से मैथ वहीं पे हमारा छूट जाता है। 11वीं 12वीं बायो, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायो, फाइनल में बायो हो गई। और जब हम एमएससी करते हैं तो हम यदि केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे हमें मैथ पढ़ने थोड़ा सा मिलता है एक सब्जेक्ट में, ताकि जो हमने मैथ छोड़ दिए हैं उससे कुछ चीजें हम उसकी बेसिक या फिर उसका उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उन्हें जानें। और जो हमारी एमएससी लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों की जानकारी भी होना चाहिए। और मैथ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी प्रकार जो जब मैथ वाले होते हैं वो केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं, तो उन्हें 5वें सब्जेक्ट में बायो पढ़ने को मिलती है, ताकि हम बायो का कुछ बेसिक जान सकें। और इसके साथ ही यदि हम एडिशनल में लिए हैं 11वीं में बायो और मैथ, तो हमारे दोनों सब्जेक्ट ठीक रहते हैं, लेकिन वहां पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि जो मैथ वाले हैं वो थोड़ा सा बायो जान सकें, उसका बेसिक टॉपिक से रिलेटेड, और जो बायो वाले हैं वो कुछ बेसिक टॉपिक से रिलेटेड मैथ जान सकें। तो आज के हम इस वीडियो में या लेक्चर में हम एमएससी केमिस्ट्री के उस मैथ का सिलेबस बताते हुए कुछ टॉपिक को हम बेसिक रूप से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। जब हम पहले आप लोग सिलेबस बता दें कि जब एमएससी केमिस्ट्री के जो 5वां पेपर मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस क्या क्या है या उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो हम इसे जानते हैं कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट 5 यूनिट में डिवाइड होता है, उसमें 5 यूनिट होती हैं। किसी यूनिट में एक चैप्टर तो होता ही होता है, किसी में 2 या किसी में 3 चैप्टर होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है एमएससी केमिस्ट्री मैथ का, उसमें भी 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट है वेक्टर एनालिसिस, जिसे हम बोल सकते हैं सदिश विश्लेषण, जिसमें पूरा सदिश के बारे में बताया गया है।
और जैसे हम जानते हैं कोई भी चीज को यदि दिशा के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो वो सदिश होगी, यादिश होगी, वेक्टर होगी या फिर स्केलर होगी। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा वेक्टर है, जिसमें हमें सदिश की कुछ बेसिक चीजें या बेसिक चीजें हमें बताई गई हैं। दूसरा चैप्टर की बात करें तो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, जिसे हम हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं। और आव्यूह की शुरुआत होती है 11वीं भी हम आव्यूह सारणिक दो चीजें पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे सेम हैं। और 11वीं की बात फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में आव्यूह हम पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हम एमएससी में यहाँ पे जो पास पेपर है वहां भी मैट्रिक्स की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी वहां पे हैं। और वेक्टर भी शुरुआत करें तो 11वीं में फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है, मैथ में मिलता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स में भी है, मैथ में भी है। और यहाँ एमएससी फर्स्ट सेम में भी उनका रिवीजन है, और क्योंकि केमिस्ट्री से है रिलेटेड, क्योंकि सब एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो इसमें केवल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही इसमें बताई गई है ना। और जब हम मैथ सब्जेक्ट से करते हैं तो उसमें तो पूरा इनकी शुरुआत करके इनका डेवलपमेंट, पूरा विकास और इनका विस्तार सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे केवल इनकी जो हमें है तो मानते हैं इसकी बेसिक चीजें ही यहाँ पे अपन सिलेबस में है। यूनिट सेकंड देखें तो यूनिट सेकंड है, और यूनिट सेकंड में जो हमारा है वो डिफरेंशिएशन अवकलन या डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है, जिसमें हमें अवकलन होता क्या है, अवकलन कौन मतलब एक संक्रिया होती है जो संख्याओं में चरों में चर में लगाई जाती है, तो अवकलन है क्या, अवकलन के फार्मूला और किसी भी चीज का अवकलन ज्ञात करना। और अवकलन ज्ञात करने के पश्चात अवकलन जो अवकल समीकरण है उनकी सांतत्य और अवकलनीयता की जांच करना, सांतत्य और अवकलनीयता निकालना। और ये सब हमारा कहाँ है, यूनिट सेकंड में। और अवकल समीकरण का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। यदि किसी भी हमें एक फलन दिया गया है तो उस फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, निम्निष्ट मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, उसका संबंध भी अवकलन से है। अवकलन के द्वारा हम किसी फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं, ये भी यूनिट सेकंड में है। यूनिट थर्ड जो है वो हमारी इंटीग्रेशन समाकलन से या इंटीग्रल इक्वेशन, जिसे हम अवकल समाकल समीकरण बोल देते हैं। इंटीग्रेशन भी एक संक्रिया होती है जो फलनों में और राशियों समीकरणों में लगाई जाती है। और जब हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो जो आंसर जो हमें प्राप्त होता है और जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे हम समाकल समीकरण या समाकल फलन बोल देते हैं। और इंटीग्रल कहते हैं उसे, समाकलन संक्रिया हो गई, समाकलन करने के पश्चात जो प्राप्त हुआ उसे समाकल बोलते हैं। इंटीग्रेशन अवकलन संक्रिया है, और किसी में का अवकलन या अवकलन संक्रिया करने के पश्चात जो आंसर प्राप्त होता है, जो उसका परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम अवकल कह देते हैं या फिर अवकल फलन कहते हैं। और यूनिट इसमें क्या पढ़ना है कि समाकलन है क्या, समाकलन कैसे किया जाता है, समाकलन के कुछ जो पूरे फार्मूला हैं वो मतलब बेसिक फार्मूला तो बहुत हैं। जैसे से हम समाकलन में आगे बढ़ते जाते हैं और नई नई चीज पढ़ते हैं तो नए नए फॉर्मूला भी आते हैं, क्योंकि पूरी मैथ ही सब्जेक्ट हमारे फार्मूला पर डिपेंड है। तो इसके बेसिक फार्मूला, किसी का अवकलन कैसे करते हैं, दो चीजों का यदि गुणा के रूप में हो तो अवकलन कैसे किया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं उसका दो चीजों का गुणा में हो तो उनका समाकलन कैसे किया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं खंडशः समाकलन। समाकलन के प्रकार देखे जाए तो निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और सिलेबस में निश्चित और अनिश्चित समाकलन नहीं है, खंडशः समाकलन। और सामान्य सूत्र है रिडक्शन फॉर्मूला, जिसका संबंध त्रिकोणमितीय फलनों से होता है। जब इनका समाकलन करते हैं तो जो इनके हमें आंसर प्राप्त होते हैं वो फार्मूला की तरह यूज होते हैं, जिन्हें हम रिडक्शन फार्मूला, सामान्य सूत्र कहते हैं। साइन एस, कॉस एच, टेन एच, इनका अवकलन करना। जब हम इनका अवकलन करते हैं तो इनकी पावर n लेते हैं, साइन एन एक्स का समाकलन करना।
जब इनका समाकलन करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा उसे हम बोल देते हैं समानीयन सूत्र या रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये भी है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में साधारण अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि प्रथम घात के साधारण अवकल समीकरण। प्रथम कोटि प्रथम घात क्या होती है? तो जब कोई फलन दिया होता है, फलन किसी न किसी चर में होगा x y z में, तो चर की जो पावर होती है उसकी ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसकी अधिकतम, उसकी जो संख्या लिख दें 1 2 3, तो वो उसकी घात कहलाती है। एक घात का इस राशि चर की घात 1 है, 2 है, 3 है। या फिर फलन कब बोलते हैं? जब एक से अधिक चर उपयोग करें, चर जिनका मान बदलता रहता है x y z होते हैं। अचर जो निश्चित होते हैं 1 2 3 4 संख्याएं। किसी सवाल में 4 लिखा है तो वहां 5 नहीं कर सकते, सवाल बदल जाएगा। आंसर में 4 का 5 नहीं कर सकते, मान बदल जाएगा। अचर है ये x y z, स्वेच्छा से हम हल करते हुए कहीं मान सकते हैं, माना किसी का द्रव्यमान वेग m या x है, हम उसे फिर कहीं y मान सकते हैं क्योंकि इन्हें बदला जा सकता है, कोई निश्चित मान नहीं है। हर सवाल में अलग अलग मान होते हैं तो हम चर बोलते हैं। तो चर की हमेशा घात चर की देखी जाती है। तो फलन में अब एक से अधिक चर हो तो अधिकतम चर की जो घात होगी वो पूरे फलन की घात कहलाती है। कोटि जब अवकलन करते हैं, यदि हम एक बार अवकलन करें किसी चर का, हम चर का भी अवकलन कर सकते हैं, अचर का भी कर सकते हैं। अचर का अवकलन 0 होता है, जो आंसर या परिणाम प्राप्त होता है वो चर में ही प्राप्त होता है। यदि हम किसी चर का एक बार अवकलन करें तो उसकी कोटि 1 है, 2 बार अवकलन करें तो 2 कोटि है, द्वितीय या फिर अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा वो द्वितीय कोटि का है ना। मतलब जो आंसर करने पर हमें प्राप्त होगा अपना परिणाम, वो परिणाम की कोटि कितनी होगी? 2 होगी। एक भी बार अवकलन नहीं किया उसकी कोटि 0 है। तो कोटि और घात मतलब हमें यहाँ पे प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण पढ़ने हैं। इनसे रिलेटेड और भी चीजें हमें देखनी है, इनके एप्लीकेशन अनुप्रयोग देखने हैं कि इनके जो एक प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण है, इनके द्वारा हम किन चीजों को हल कर सकते हैं, इनके क्या एप्लीकेशन है। फिर द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण भी है और उनके एप्लीकेशन भी है। और ये क्या है, मतलब इन्हें बोल देते हैं हम साधारण ऑर्डिनरी इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 5 में बात करें, यूनिट 5 में क्या है? तो यूनिट 5 में भी 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर या फिर एक ही चैप्टर में 2 चीजें बताई गई हैं। कुछ भी हमारा चैप्टर दे दें, परम्यूटेशन, और चैप्टर जो सेकेंड है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, और क्रमचय क्या होता है? परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन बताया गया। संचय क्या होता है? इनकी कुछ इनसे रिलेटेड कुछ आधारभूत चीजें बताई गई हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है वो तो जहां हम एमएससी में हैं और हम जब आए तो हम तो प्रायिकता जानते ही होंगे। प्रायिकता बहुत इजी चीज है, जो छोटी क्लास कहाँ से शुरुआत हो जाती है बोल दिया जाए तो 8वीं 9वीं शुरुआत हो जाती है। इसकी बेसिक और कुछ इजी चीजों शुरुआत होती है कि प्रायिकता होती क्या है, फिर इसका विस्तार होते होते इसमें बहुत सी चीजें हैं। और प्रायिकता का एक निश्चित क्या बोल दिया जाए, प्रायिकता जो है इसका ज्यादा विस्तार नहीं, निश्चित है। और उस निश्चित में मतलब इसकी जो इसका पूरा प्रायिकता संबंधित जितनी भी चीजें हैं या जो प्रायिकता का जो एरिया है ज्यादा विस्तार नहीं है इसका, या फिर जो पूरी प्रायिकता है इसका ज्यादा विस्तार नहीं है। और इसे एक प्रकार से इसकी लिमिट है जिसे आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। प्रायिकता का व्यवहारिक रूप से बहुत अनुप्रयोग है कि हम अभी के बाद कुछ समय पश्चात की या फिर कल की संभावना या फिर अनुमान लगाएं कल क्या हो सकता है, या फिर इस कोई घटना में या फिर कोई भी चीज में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इनका अनुमान जब हम लगाते हैं तो उसी को प्रायिकता बोल देते हैं। और हमारे व्यवहारिक में अनुमान लगाना बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो प्रायिकता व्यवहारिक सी बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छा 8वीं से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। और मेन चीज बता देते हैं, यदि हम प्रायिकता को आसानी समझे तो किसी भी चीज का पहले से अनुमान लगाना
किसी भी चीज की संभावना की अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है और किसी की भी संभावना व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। यदि हम प्रायिकता का मीन्स अर्थ समझ जाएं तो बड़ी आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और इसके जो न्यूमेरिकल या मैथ के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें बहुत से फार्मूला यूज करते हैं। जब तक हम प्रायिकता को व्यवहारिक रूप से नहीं लेते, प्रायिकता का पूरा वो नहीं समझते, तो हम इसके सवाल को हल करने में परेशानी होती है। इनके सवाल, इनके बड़े और कुछ जो इसके और भी क्या बोल दिया जाए, जो इसके और थोड़ी बड़े सवाल हैं या फिर जो और विस्तृत सवाल हैं, उन्हें वहां करने में अच्छे से, उन्हें वहां सही रूप से नहीं कर पाते या फिर वहां थोड़ा सा हमें परेशानी होती है। तो ये था पूरी हमारा सिलेबस। इसके अलावा इसमें प्रोबेबिलिटी में चीजों बताई गई है कि किसी का औसत कैसे निकालना है, वर्ग माध्य मूल कैसे निकालना है और किसी भी संख्या का, राशि का प्रायिकतम मान कैसे निकालना है। और जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, गैसों में 11वीं में और बीएससी में किसी भी गैस की जो अणु होते हैं तो वेग ले लें, तो गैसों के अणु जो होते हैं वो सभी वेगों से गति करते रहते हैं, तो उनके वेग का औसत मान निकालना, प्रायिकतम मान निकालना, वर्ग माध्य मूल वेग निकालना। तो वो गैसों संबंधित यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, क्योंकि गैसों पे इसलिए रिलेटेड करते हैं कि हम सिलेबस में पढ़ते हैं और गैस के जो अणु होते हैं वो इस प्रकार की सभी चीज प्रदर्शित करते हैं। औसत वेग, औसत निकालना मैथ की या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, किसी का मैथ का एक अच्छा टॉपिक बोल दिया जाए तो यहाँ पे औसत के बारे में बताया गया है। गैसों से रिलेटेड है तो उनका औसत वेग, वर्ग माध्य मूल, ये जो है ये भी मैथ का एक अच्छा मैन क्या बोलते हैं, इसे भी टॉपिक, इसका मेन एक पॉइंट है। तो गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग निकालना गैसों संबंधित बताया गया है और प्रायिकतम मान निकालना, तो गैसों का प्रायिकतम वेग ज्ञात करना। ये तीनों मैथ की संक्रियाएं हैं, तो प्रायिकता में हमें यहाँ पढ़ने जो यहाँ प्रायिकता में रखी गई है। हम आज के लेक्चर में कुछ चीजों को डिफाइन करेंगे, जो वेक्टर, मैट्रिक्स, परम्यूटेशन। ये सब चीजें नहीं बताई जा सकती। वेक्टर अपने आप में शुरुआत से लेकर बहुत सी चीजें हैं, मैट्रिक्स में बहुत ही है। मैट्रिक्स का जो दूसरा रूप होता है थोड़ा सा भिन्न, उसे सारणिक बोलते हैं। जहां मैट्रिक्स बताएंगे तो सारणिक अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, और परम्यूटेशन ये संचय क्या होता है, और एक परम्यूटेशन ये क्रमचय क्या होता है, और इसके जो रिलेटेड है कॉम्बिनेशन संचय क्या होता है, थोड़ा इसे बता देंगे। अवकलन एक साथ पूरा बताने में मतलब लेक्चर ही बड़ा होगा और साथ ही साथ एक साथ सब चीज कंप्लीट नहीं कर सकते। अवकलन अपने आप में पूरा है, जैसे यदि एक वीडियो में बताएं तो अवकलन होता क्या है, सब बेस के साथ इसके बेसिक फार्मूला, बेसिक सवालों को हल करना सीखा जा सकता है। और इससे फिर तो अवकलन का जो देखा जाए तो जो हम शुरुआत करते हैं 11वीं से, तो बीएससी में पूरा एक बुक ही मिल जाती है जिसे बोलते हैं अवकलन, अवकल समीकरण या अवकलन तथा अवकल समीकरण, डिफरेंटेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। समाकलन, इसे भी देखा जाए समाकलन क्या है, इसकी बेसिक चीजें, बेसिक सवाल, कुछ इजी चीजों में समाकलन सीखना। और फिर इसका भी पूरा एक बीएससी में बुक पढ़ने को मिल जाती है, इसे हम बोल देते हैं निश्चित समाकल, या बोल दिया जाए समाकल या समाकल इक्वेशन है। समाकलन क्रिया हो गई तो समाकल समीकरण है या निश्चित समाकलन। तो इसका भी अपने आप में विस्तार है, शुरुआत होती है 11वीं से, बीएससी पूरा सब्जेक्ट के रूप में है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन का एक भाग है, उसका एक रूप है ना, या फिर उसका ही एक बोल दो, जब इसका विस्तार करते हैं तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है, साधारण अवकल समीकरण। परम्यूटेशन शुरुआत होती है 11वीं से, ज्यादा कुछ नहीं है, क्रमचय में कुछ थोड़ा सा है, उसका इसका बेस हम आपको आज हम आपको थोड़ा सा उसका बेस बताएंगे। प्रायिकता शुरुआत होती छोटी क्लास से, इसे जानने के लिए व्यवहारिक रूप से इसका रिलेटेड करना जरूरी है। किसी का अंदाजा अनुमान लगना ही प्रायिकता है, तो इसके आधी चीजें 50% प्रायिकता हमारी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी। हम इसकी 50% कंडीशन की सवाल ऐसी लगा सकते हैं, फिर उस प्रायिकता के जो आगे हैं उनमें हम परम्यूटेशन, क्रमचय और संचय का यूज करते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ रखा गया है ना। और प्रायिकता का भी इसे मतलब एक प्रकार से बोल दिया जाए
कि इसे भी कंप्लीट किया जा सकता है लगभग। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो है वेक्टर, और जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशि बोल सकते हैं, वेक्टर वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स यानी सदिश चर और सदिश अचर बोल सकते हैं, या वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण बोल सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस मतलब सदिश का विश्लेषण करना, पूरा सदिश होता क्या सब चीजें। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां पढ़ना, या फिर वेक्टर वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल तो सदिश चर और सदिश पढ़ना है ना। और तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा वेक्टर या वेक्टर एनालिसिस। तो यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर ले ले, वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है, हम किसी भी राशि को, फलन को, या फिर किसी भी चर को दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि। जब भी किसी भी चीज का मान निकालने में हमें किसी भी चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें उसकी वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ती है, वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। यदि वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी व्यक्त कर दी जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन को भी ले ले, दिशा को, तो ऐसी राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। और सदिश का मतलब ही, वेक्टर मतलब डायरेक्शन का मतलब ही है दिशा। दिशा के साथ जब किसी चीज को हम लेते हैं, यदि हम दिशा छोड़ दें, दिशा की बात ना करें, तो वो उसे बोल देते हैं स्केलर या फिर अदिश। जैसे हम गति करें और गति करने पर हम किसी भी दिशा में, और हम गति करें, गति करने में हम हमारी जो दिशा हो वो निश्चित ना हो, अगर हर क्षण बदले और उसकी दिशा ज्ञात ना की जा सके, तो हम बोलेंगे हमारी जो गति है वो अदिश हो रही है, क्योंकि हमारी दिशा हर क्षण बदल रही है। और जब वो हर क्षण बदलेगी तो एक निश्चित दिशा बता पाना संभव नहीं है। या फिर जब हम गति और कोई दूरी तय करें, तो उस दूरी के केवल वैल्यू को ही हम वैल्यू को ही लें और दिशा को ना लें, तो हम बोलेंगे जो हमारी उस समय गति मोशन थी या जो हमने दूरी तय की है वो कैसी, अदिश राशि है। लेकिन यदि हम अपने द्वारा की गई कोई मतलब कार्य को या गति को, या फिर जो हमने दूरी तय की गई है उसके साथ साथ दिशा भी व्यक्त कर दें कि हमने पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो जब हमने दिशा की बात कर दी तो वो हमारी वही दूरी हमारी क्या बन जाएगी, एक प्रकार से सदिश राशि बन जाएगी। अर्थात जब राशि साथ दिशा को बताया जाए, व्यक्त किया जाए, तो हम बोलते हैं सदिश राशि, या वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए उनके मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां बोलते हैं। सदिश राशियां अलग से निश्चित हैं। सदिश राशियां कौन कौन होती हैं? अदिश राशि भी निश्चित है, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके मान एक निश्चित दिशा में ही निकाले जाते हैं, तो सदिश बोलते हैं। एक बड़ा सिंपल उदाहरण ले ले, चाल और वेग। चाल और वेग में मतलब क्या है, जब हम एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो हमने किस उसे दर से कितने समय में दूरी तय की, तो हमारी चाल हो जाएगी, समय हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, इसी प्रकार हम ले लें, जैसे एक होता है विस्थापन और एक होता है दूरी। तो हमने कोई मतलब मार्ग को तय किया, उस मार्ग को यदि हमने क्या बोला, यदि हमारी दिशा कुछ समय तक निश्चित रहती है, तो हम बोल देंगे हमारे द्वारा तय की गई दूरी निश्चित है, एक निश्चित दिशा में है। क्योंकि जब हम दूरी तय कर रहे थे तो हमारी दिशा एक निश्चित थी, या हम निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहे थे। तो इस लंबाई को या इस दूरी को इस दूरी को दूरी बोलेंगे। या फिर जब हम कोई पथ की लंबाई को एक निश्चित दिशा में तय करते हैं, तो ये लंबाई विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और जब उसकी जो हमने दूरी तय की गई, पथ की लंबाई तय की गई है, जब उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, या फिर हमने किसी निश्चित दिशा में अपना पथ की रास्ते की जो लंबाई है तय नहीं की है, तो वही लंबाई दूरी कहलाई जाती है। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन सदिश राशि हो गई या सदिश लंबाई है, दूरी अदिश हो गई। और जब हम चाल और वेग की गणना करते हैं, तो यदि हमने दूरी तय की गई है, अर्थात एक पथ या रास्ते की लंबाई जो बिना दिशा में थी, तो उसमें जो हमने जितने समय में जो दूरी तय की है वो हमारी चाल बन जाएगी, अदिश है, ये अदिश राशि है। और यदि हम विस्थापन की बात करें,
निश्चित दिशा में तय की दूरी, और कितने समय में दूरी तय की गई है, हम अपनी गति का एवरेज निकाले, चाल का एवरेज निकाले कि हमने किस चाल से दूरी तय की गई है। तो क्योंकि हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी चाल निकल के आएगी उसे बोलते हैं वेलोसिटी, वेग बोलते हैं। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, तो जो हमारा चाल आएगी उसे बोलेंगे वेग, और वो भी सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार हमने दिशा का वो देखा कि दिशा किस प्रकार डिफेक्टिव करती है। एक ही राशि जो हो उसे दिशा में ले ले तो वेक्टर ना ले, स्केलर, और अलग अलग कंडीशन में उसके अलग अलग नाम होंगे, है वही काम, इन नाम बदल गए तो हम सोचेंगे वो अलग है, वो अलग है। ऐसा यदि हम कहे कि ये अलग है, ये अलग है, सदिश चीजें अलग होती हैं, अदिश चीजें अलग होती हैं, तो मेन चीज क्या है, हम कोई भी काम करें दिशा के साथ ले, अर्थात हमारी दिशा निश्चित हो, हम अपनी दिशा बता सकें तो वो सदिश बन जाएगी। दिशा निश्चित ना हो, दिशा ज्ञात ना की जा सके, हम दिशा का वर्णन ना करें, अदिश बन जाएगी। लेकिन यदि हम एक ही चीज में दिशा निकाल भी सकते और नहीं निकाल सकते, एक ही चीज सदिश हो भी सदिश भी हो सकती है, वो अदिश भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई चीजें सदिश सदिश ही होता है या कुछ अदिश अदिश ही होता है ना। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, दिशा के लिए यदि हम बोले ए सदिश राशि है तो हम एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं, अदिश राशि है तो तीर का चिन्ह नहीं लगाते। जब दिशा लेते हैं तो दिशा में तीन ही चीजें हो सकती हैं, कोई भी वस्तु जब कोई गति कार्य करेगी तो वो एक्स दिशा में या वाई या जेड में अपना कार्य करेगी। दिशा नहीं है तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए दिशा व्यक्त करने के लिए एक्स वाई जेड जब तीन चीजें होती हैं तो हम तीन सिंबल का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर एकांक वेक्टर बोलते हैं। एक्स अक्ष में आई का उपयोग करते हैं, वाई में जे का, और जेड में के का उपयोग करते हैं, आई जे और के। और क्योंकि ये एकांक वेक्टर होते हैं इनका, इसलिए यहाँ पे हम इन्हें शो करने के लिए केप लगा देते हैं, ऐसा सिंबल लगा देते हैं, और इसे हम केप बोलते हैं। एकांक वेक्टर मतलब सदिश है, और चूंकि इनका मान एक होता है इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एकांक वेक्टर या इकाई वेक्टर। और जब इन्हें लेते हैं गुणे में लेते हैं, एक्स इंटू आई, वाई इंटू जे, जेड इंटू के। और जानते हैं हम इन्हें कि हम किसी भी चीज में एक का गुणा कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसीलिए ये एकांक ही होते हैं, इनका मान एक ही होता है। क्योंकि वेक्टर है तो इन्हें हम एकांक वेक्टर बोल देते हैं। क्रम से ले लो, एक्स वाई जेड में आई जे और के। तो ये सदिश और अदिश में अदिश ले लें तो में ना एक्स वाई आई जे के नहीं लगाए जाएंगे और दिशा नहीं बताई जाएगी। वो एक्स अक्ष में गति कर रहा है और दिशा के लिए आई जे के का यूज करेंगे क्योंकि वो एक्स अक्ष में गति कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा कुछ समय तक निश्चित रहे तो सदिश तुरंत बदले, वो पता लगा एक्स अक्ष ले ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, तुरंत क्षण क्षण दिशा बदल रही नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी दिशा नहीं बताई जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। तो उसकी अक्ष तो क्लियर है कि वो एक्स अक्ष में जा रहा है, लेकिन उसकी दिशा नहीं कि एक्स अक्ष में भी दो चीजें होती हैं, मतलब इस दिशा में जा रहा है किस में जा रहा है, इस दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव, इसमें जाएगा तो नेगेटिव, मतलब वो क्षैतिज गति कर रहा है। दिशा निश्चित है तो सदिश आई जे आई का उपयोग करेंगे अंतर बताने के लिए, दिशा निश्चित नहीं है तो आई का उपयोग नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि वो एक ही अक्ष में गति कर रहा है तो एक बिमी गति है, एक बिमी चित्र है, कोई भी काम एक बिमी वन डायमेंशनल हो रहा है, दो में ले लें तो टू डायमेंशनल हो रहा है, थ्री ले लें तो थ्री बिमी थ्री डायमेंशनल हो रहा है। अब सदिश में होता क्या क्या है, पहले सदिश के टाइप देख लें। वे सदिश जिनका मान एक होता है उन्हें हम इकाई सदिश, अभी बताते रहे एकांक सदिश बोलते हैं, एकांक वेक्टर। जिनका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कह देते हैं। दूसरा हो गया वे सदिश जिनकी दिशा के साथ साथ उनका मान दिशा उनका मान बराबर हो ना, दिशा कुछ भी हो मान बराबर हो, उन्हें हम बराबर सदिश बोलते हैं। फिर समान सदिश जिनकी दिशा समान हो, मान बराबर नहीं होगा, यदि दो सदिशों की दिशा समान है तो समान सदिश, इक्वल वेक्टर, दिशा समान नहीं तो नॉन इक्वल वेक्टर है ना। दिशा के लिए समान सदिश असमान सदिश, यदि दिशा कुछ भी हो मान बराबर तो हम उन्हें बोलते हैं बराबर सदिश। एक मान हो तो इकाई सदिश, और जिनकी वैल्यू जीरो हो इसे हम बोलते हैं शून्य सदिश बोलते हैं।
और फिर इसके बाद यदि कोई सदिश एक ही रेखा में हो, स्थित हो, है ना, दिशा कुछ भी हो, तो इन्हें समरेखी सदिश बोलते हैं। एक सीध में हो, या और यदि वे सीध में नहीं है तो असमरेखी वेक्टर बोलते हैं। मतलब कोई एक्स अक्ष में मौजूद हो सभी तो समरेखी, यदि एक्स में है कोई वाई में तो उन्हें बोलेंगे असमरेखी। यदि कुछ सदिश दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल में हो तो उन्हें समतली सदिश बोलते हैं, और एक ही तल में नहीं है तो इन्हें असमतली बोलते हैं। और वेक्टर में इन सब का मान निकाला जा सकता है। हमें कोई सदिश दे दे, बोले ये एकांत सदिश है, निकाला जा सकता है, जैसे हमने बताया भी इसकी प्रॉपर्टी बताई। शून्य सदिश है कि नहीं, निकाला जा सकता है। कोई दो सदिश दे दे, एक समान सदिश है कि असमान सदिश है, बताया जा सकता है। भी बराबर सदिश है कि नहीं तो भी बताया जा सकता है। कोई दो सदिश सदिश दे दे, ये समतली है कि नहीं तो बता सकते हैं, समतली है कि असमतली है, और ये समरेखी है कि असमरेखी है। सबको निकालने की अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले से या फिर जो इनकी प्रकार से थ्योरी सिद्धांत होता है, मेथड होता है, उससे हम किसी भी सदिश को बता सकते हैं। अब हम इसमें कुछ चीजें यदि कुछ इसमें पॉइंट बताएं यदि, तो पहली चीज हमें सदिश ले लें, माना सदिश स्मॉल a बराबर 2xi 3yj 4zk सदिश है, ij का यूज किया है। तो पहले देखें किसी सदिश का परिमाण निकालना, परिमाण या इसे हम बोलते हैं उसका मॉड निकालना। तो मॉड निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले के आई जे के हैं इनके जो मल्टीपल गुणांक हैं उनका वर्ग कर देते हैं। जैसे इसमें आई का 2x है तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या निकाल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा। और यदि क्या ना हो x y z ना होते, यदि हम इन्हें गायब कर दें और फिर इसका निकालें तो केवल 2 का वर्ग 4 9 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इसका क्या निकल गया, परिमाण। परिमाण मतलब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ x y z है तो वो लेंगे तो इसकी वैल्यू मतलब ये आएगी। अब इसे आगे हल नहीं कर सकते, x y z नहीं है तो इसे मतलब जब 4 9 16 आएगा तो जोड़ कर हल कर सकते हैं। ये होगा किसी भी सदिश का परिमाण या उसके मॉड का मान कैसे निकालना है। आई जे के क्यों छोड़ देते हैं, यदि आई जे के ले तो जो आई का स्क्वायर होता है वो 1 होता है, जे का स्क्वायर भी 1 होता है, के का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना गुणे करने में, इसलिए आई जे के छोड़ देते हैं। पहली चीज हो गई। अब दूसरी बात, अब हम इसमें आगे दूसरा देखें। पहला टॉपिक, पहली चीज क्या जानी हमने, परिमाण मॉड निकालना। दूसरा एकांक सदिश, एकांक उसका एकांक वेक्टर निकालना, किसी भी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना। एकांक सदिश को एक कैप से शो करते हैं, फॉर्मूला होता है सदिश ए बराबर उसका मॉड। मॉड को केवल हम ए से शो कर देंगे। सदिश राशि है, परिमाण केवल सदिश का निकाला जा सकता है, अदिश का नहीं। पहली चीज, क्योंकि सदिश के साथ ही आई जे के होते हैं तो उन्हें गायब करना है, अंडर रूट कर दो। क्यों, वर्ग करने में 1 बन जाते हैं, अदिश में आई जे के होंगे ही नहीं। तो जब परिमाण निकालना है तो केवल हम सदिश का चिन्ह हटा दें, तो मतलब हमने क्या कर दिया है, उस सदिश का अदिश रूप में आंसर निकाल दिया, वैल्यू निकाल ली है। या फिर हम उसमें मॉड लगा दें, जब उसमें हम मॉड लगा देंगे तो ये सदिश और मॉड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो भी कितना आता है, ए निकाल के आता है। अर्थात यदि सदिश ए लिखा हो फिर ए का मान पूछे तो मतलब हमें क्या निकालना, उसका परिमाण निकालना है। ए कैप जिसे हम बोलते हैं एकांक सदिश, इसका मान कैसे निकालेंगे। और अब यदि हम इसमें मान रखते हैं तो सदिश ए के मान रख दो जो दिया गया है, और नीचे उसके मॉड का भाग दे दो अंडर 29 है, तो कितना मिल जाएगा, अलग अलग कर दो, चाहिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अलग अलग करना है तो इस रूप में लिख देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा ए कैप का मान निकाल आएगा। ये हमारी दो चीजें हो गई। और एकांक वेक्टर और सदिश ने इसका परिणाम निकालने के बाद यदि हम देखें दो सदिशों का योग करना, यदि हमें बड़ा सिंपल है दो सदिशों का योग करना। जैसे अभी हमने एक ही सदिश लिया, यदि हमें कोई दो सदिश दे दे, फर्स्ट सदिश ए
और चलो एक बार दोबारा लेते हैं, यही एग्जाम्पल लिए हैं। हम एक ही सदिश में बहुत सी चीजें निकाल के बता दें। बी को ले लें हम, ये अब ए प्लस बी का मान निकालना है, सिंपल है, हम दोनों को योग कर देंगे। आई से आई वाला, जे से जे, के से के, 5i 7j 9k। सिंपल लेकर लगाया। हमने तीसरी चीज क्या सीख ली, दो सदिशों का योग करना। हमें दो सदिशों का सब्सट्रैक्शन घटाना सीखना है, इन्हीं का निकाल लो। क्या करेंगे, आई से आई, जे से जे, के से के को हम घटा देंगे तो कितना जाएगा। अब a माइनस बी भी निकाला जा सकता है, b माइनस ए भी निकाला जा सकता है ना। जो पहले जो यहाँ पे होगा हम उससे घटाएंगे, यहाँ a से b घटाना है, इस स्थिति में b से a घटाएंगे तो हम इसका मान निकालें, एक आप लोग खुद कर लेना। तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, इसमें सब प्लस आ जाएंगे। इतना हमने जान लिया। अब हम जाने दो सदिशों का गुणा करना। तो हम जब इसका गुणा करेंगे तो हम a क्रॉस b का मान अलग आएगा और b क्रॉस a का मान अलग आएगा। दो जो सदिशों का ऐड होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है और इसके अलावा ये तत्सम नियम का भी पालन करता है। जो इसका घटाना हो सदिशों का, ना तो ये क्रम विनिमय नियम ना तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ना ही सहचर नियम का पालन करेगा, है ना। सहचर नियम पालन करेगा, क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। और क्रम विनिमय का पालन ऐड करता है और इसका माइनस नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्रम बदलने पर दिशा बदल जाती है ना। और सहचर नियम पालन ये करेगा, सहचर का पालन करेगा, एसोसिएटेड का, और ये दोनों करेंगे, है ना। और वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन लो का दोनों पालन करेंगे। तत्समक का तो चूंकि ये दोनों पालन करेंगे, तत्सम हाँ ये भी करेगा ये भी करेगा। गुणा जो होता है तो ये क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता, सहचर नियम पालन करेगा, ये वितरण नियम का पालन भी करेगा और तत्सम नियम का पालन भी करेगा। इनमें सारे नियम आप जानते होंगे, एक नियम बस नया है जो हम बोल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं तत्समक नियम, है ना। और इसमें पूछ लेता है योग में और गुणे में दोनों में होता क्या है। तत्समक नियम में यदि किसी संख्या में योग की बात करें कि कोई भी योग तत्समक नियम पालन करेगी नहीं। यदि हम किसी संख्या में योग तत्समक अवयव को जोड़ दें और वो जोड़ने पर उस संख्या का मान न बदल दे तो उसे हम बोलते हैं योग का तत्समक नियम। और ऐसी कोई संख्या है जिसे इसमें जोड़ने पर इसका मान नहीं बदलेगा, वो होगी शून्य। शून्य जोड़ दो इसके मान नहीं बदलेगा। तो ये योग तत्समक नियम का पालन करता है। और योग तत्समक अवयव एड आइडेंटिटी एलिमेंट शून्य होता है। उसी प्रकार मल्टीपल आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी तो हम उसे बोलते हैं कि ये गुणन तत्समक नियम का पालन करता है। अब हम देख लें इसके मल्टीपल कैसे करेंगे, एक हम करके बता दें, एक आसानी से आप लोग कर सकते हैं। गुणे करना है दो सदिशों का, इसमें दो चीजें हैं। हम दो सदिशों का सदिश गुणा भी कर सकते हैं और अदिश गुणा भी कर सकते हैं। अदिश गुणा को हम बिंदु गुणन या इंग्लिश में बोले तो हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, शो करते हैं a इंटू बी से। और सदिश गुणा को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, शो करते हैं a क्रॉस b से। तथा इनमें कोई भी गुणा करने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें पता होने चाहिए। यदि हमें वो नियम पता है तो हम आसानी से कोई भी गुणा कर सकते हैं। हम जानते हैं ये गुणा हम सदिशों का कर रहे हैं, अदिश का गुणा तो सब लोग कर लेते हैं या आप सब लोग कर लेते होंगे। अदिश मतलब आई जे के ना हो, जैसे 5 इंटू 4, 5 क्रॉस 4। जब दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता तो हम उसका चाहे 5 इंटू करें 4, चाहे 5 क्रॉस 4 करें, दोनों कंडीशन में आंसर 20 ही आएगा। लेकिन चूंकि सदिश राशि है, दिशा का प्रभाव पड़ता है, अदिश गुणा करोगे, अर्थात बिना अदिश गुणा मतलब जब दिशा में कोई वो ना, लास्ट में जो आंसर आए उस पर दिशा का प्रभाव ना पड़े। अलग प्रकार से अलग रूल है, सदिश गुणा करेंगे तो ये अलग प्रकार से अलग रूल है। मेन चीज नहीं क्या इसमें, आई जे के
तो हमें ये पता होना चाहिए केवल कि जब हम आई का आई, जे का जे और के का के, या फिर अदरवाइज हम आई का जे या आई का के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि यही नए हैं हम। इनके जो गुणांक मल्टीपल है 2 4 5, इनका तो हम जानते हैं गुणा करने कितना आंसर आएगा। तो जब हम क्या करते हैं अदिश गुणा या डॉट प्रोडक्ट, तो आई का आई से 1 आता है, इसे हम बोल सकते हैं आई 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 का वर्ग 1। अभी हम बताते थे कि आई जे का वर्ग 1 होता है, इसलिए वहां परिमाण निकालते समय उन्हें छोड़ देते हैं, जे का 1 के का 1। इसके अलावा यदि ये कोई भी दो एकांक वेक्टर इक्वल नहीं है और उनका अदिश गुणा किया जाए तो उसका मान 0 आता है ना। तो सिंपल रूप में यदि हम इसके नियम जानते हैं तो हम कोई भी दो सदस्यों का अदिश गुणा कर लेंगे। और दूसरी चीज क्या है, हमने अभी ये दो लिखे हैं और सब इसी प्रकार होते हैं, जे का आई हो चाहे जे का के हो, कुछ भी हो, कर दो दोनों का मल्टीप्लाई 1 का 1 से। तो ये लिखे सदिश ए सदिश बी, गुणा करेंगे, हम चाहे पूरा ले सकते हैं, ये 2i लिखा पूरा मल्टीप्लर होगा b के साथ, फिर क्या अंक चिन्ह आएगा हमारा, प्लस लगा है, 3j लिख दो पूरा आ जाएगा, 4k लिख दे पूरा आ जाएगा। आप लोग लिख लेना, हम जल्दी शॉर्ट में बता रहे हैं, कुछ चीजें और बतानी है अभी। 2i जब करेंगे तो 2i का 3i के साथ बस होगा और 2 3 कितना 2 3 6 आ जाएगा, i का i से 1 होता है, प्लस फिर 2 का 4j 5k के साथ आप शो कर सकते हो, लेकिन कितना आएगा हम कर भी दें तो 2 का 4 के साथ 2 चौके 8 और i का j के साथ इंटू 0, 8 इंटू 0 बराबर 0। तो चाहे एक बार लिख दो तो मतलब अच्छे क्लियर हो जाएगा। और यदि हमें स्पीड से करना है तो हम केवल i का i लेंगे, जे छोड़ दें क्योंकि 0 ही होना है, फिर i के छोड़ सकते हैं। और j का जब होगा तो उसी प्रकार i के साथ 0 हो जाएगा और कितना आएगा 4 की 12 और j का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 5 चौक कितना आ जाएगा 20, k का 1 हो जाएगा आंसर। तो वो 0 हो गए, लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, नहीं लिखना सीधे कर दो, ऐसे बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। सवाल को हल करके बताना है तो एक बार कर दो, 0 हो जाएंगे, छोड़ दो सवाल ही पूरा लग जाएगा। अब जोड़ दें तो कितना हुआ हमारा 20 12 32 और 6 कितना हुआ 38। अब हमें देखना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई दिशा का प्रभाव पड़ता है। यदि हम इन्हें इस प्रकार यदि हम देख लें, ये गोले में आई है, ये जे है, ये के है, और इनका जब देखें किस प्रकार होता है तो बड़ा सिंपल इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। ये कौन सी चीज हुई, चौथी चीज सीख रहे हैं। फर्स्ट नंबर अदिश और सेकंड नंबर सदिश गुणा करना। तो इसमें जो फार्मूले पहले यदि वो लिख ले, कितने यही फार्मूला साइड में लिख ले और यहीं पे अपन कर लेंगे अभी मल्टीपल इसका। आई का जे के साथ, आई का जे के, जे आई, जे जे, जे के, और चलो पहले फार्मूला ही चाहिए यहाँ पे ना थोड़ा सा। फिर के का आई, के का जे, के का के। तो इसमें आई का आई सेम वालों का 0 होता है, सबसे पहली बात ये तीन चीजें, वहां सेम 1 होता था, यहाँ सेम 0 होता है। जो सेम नहीं है तो आई जे, तो जो तीसरा एकांक वेक्टर है आंसर क्या आएगा, जिन दो का करोगे तीसरा आएगा, मतलब कौन आएगा, के आएगा। यहाँ भी आई के है तो जे आएगा, जे आई है कितना आएगा, के आएगा। लेकिन इसकी दिशा देखनी पड़ती है कि आई जे, इसमें आई से जे सीधी दिशा में है प्लस के आएगा, आई से के उल्टी दिशा है, दिशा ये देखनी है तो जे तो आएगा नहीं, माइनस का जे आएगा। जे से आई उल्टी दिशा है माइनस के आएगा, जे से के सीधी दिशा है, आई तो आएगा जो छूटा है लेकिन प्लस का आएगा, के से आई सीधी दिशा है जे आएगा, जे से के उल्टी दिशा है माइनस का आई आएगा। ये बेसिक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम इसका गुणा कर सकते हैं आसानी से। अब इसी गुणा देख लें तो सवाल हमारा यही था। तो अब हमें करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर दें तो हम यहाँ पे ए ले लें
क्रॉस लगाएंगे पूरा पता वो यहाँ पे कितना ले हम 2i क्रॉस ले लें पूरा लिख लेंगे 3j क्रॉस पूरा फिर बोले मान वैल्यू रख देंगे और प्लस क्या लगाएंगे प्लस है प्लस 4k है पूरा लिख दो। अब मल्टीप्लाई करना है तो जिस प्रकार हमने आई से किया था तो अब क्या करेंगे आई का आई साथ 0 होगा तो वो छोड़ देंगे केवल आई का जे वाला मान रखा जाएगा आई का के वाला रखा जाएगा। उसी प्रकार जे का आई और जे का के साथ करोगे और के का जे और के आई के साथ करोगे। यहाँ सब में एक एक मान प्राप्त हुए थे दो दो जीरो हुए हैं इन सब में एक एक सेम वाला जीरो होगा और हर के दो दो हमें प्राप्त होंगे जिन्हें आपस में समान वालों को जोड़ देंगे या घटा देंगे अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे है ना। और यदि इसे करके भी जल्दी से देख लें तो हमारा ये चीज गुणा भी पूरा हो जाए तो इसे हम सिंपल ही कर लेंगे। जैसे हमें करना है a क्रॉस b तो जानते हैं सेम वाला 0 है तो 2 का 4 7 4 दूनी 8 आई जे दिशा सेम है k आ जाएगा प्लस लगेगा 5 दूनी 10 आई का के साथ तो आई के दिशा सेम है j आ जाएगा प्लस j का आई तो j ऊपर आई उल्टा दिशा उल्टी है तो माइनस और 9 k आ जाएगा j का j 0 j का k दिशा सीधी है प्लस 15 आई आ जाएगा k का i दिशा सीधी है 12 j आ जाएगा आई j से k से इतना k से j दिशा उल्टी है 16 आई आ जाएगा k से k 0 जोड़ दो k के दो मिले तो पहले हम लिख ले i वाला तो ये है i ये है i माइनस का i है ना क्योंकि 16 माइनस का है j वाला तो 22j प्लस का माइनस का k ये हमारे निकाला है a क्रॉस b। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज इनके मध्य एंगल निकालना कोण निकालना। हम एंगल कैसे निकालेंगे एंगल निकालना है तो ये भी हो जाता है एंगल निकालने के लिए सदिश कोण निकालना है कि अदिश कोण निकालना है। सदिश कोण निकालते हैं दो चीजों के मध्य तो उसे कॉस से शो करते हैं कॉस थीटा बराबर कोण माने थीटा है तो अदिश कोण का जो शो करेंगे कॉस थीटा सूत्र हो जाता है हमारा a सदिश a इंटू सदिश b दोनों का अदिश गुणा कर दो और बटे दोनों के मॉड परिमाण का भाग दे दो है ना। अब आप लोग से आसानी कर सकते हैं जो हमने मल्टीपल किया था उसमें क्या कर देना उसके परिमाण का भाग दे देना। अदिश क्यों इसका जो मल्टीप्लाई अभी आया था कितना आया था दोनों 38 आया था तो उसमें आई जे के नहीं है मॉड में अपने आप फट जाते हैं। फाई इतने का स्मॉल a बराबर कितना ले लें कुछ भी ले लें हम आई इतने का स्मॉल a बराबर ये ले लें आई जे के की दिशा में बिंदु 1,2,3 पर वेक्टर कैलकुलस या दिक अवकलज ज्ञात करो। अवकलज ज्ञात करें कैसे करेंगे सिंपल है सूत्र होता है a कैप ग्रेड फाई हमने अभी आपको ग्रेड फाई का मान निकालना बताया उससे ग्रेड फाई का मान निकाले हैं। मेन चीज क्या है जिस सदिश का निकालना उसका ग्रेड करेंगे। सवाल में क्या कर इस सदिश का इसकी दिशा में तो ग्रेड फाई मतलब जिसका कहता है कि इस सदिश का दिक अवकलज निकालना है हम उस सदिश का ग्रेडियंट निकालेंगे और ग्रेडियंट निकालना ही बता दिया हमने। जिसकी दिशा में निकालना है उसके एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे था a बराबर इतनी दिशा में तो उसका एकांक वेक्टर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमारा जो सवाल आंसर आएगा तो हमारे आंसर में एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा तो यह ग्रेडियंट है यहाँ एक्स वाई जेड है तो जब ग्रेडियंट करोगे तो इसका अवकलन कर देगा। लेकिन यदि हम अवकलन में कितना कर दें यहाँ पे 2 की घात कर दें 3 की पावर कर दें
तो वाई और जेड मौजूद होगा, एक्स चला जाएगा, गायब रहेगा कुछ भी। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो दोनों का, अदिश गुणा करना है, आई जे के गायब हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या मौजूद होगा, एस तो नहीं होगा, वाई और जेड होंगे, है ना, वाई होंगे एक और जेड होगा दो, कुछ भी मान लिया आंसर ही आया। अब वो कहता है बिंदु 1 2 3 पर मान निकालो, तो हमें सिंपल से इस आंसर में x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 3 रख के हल कर देना है। x नहीं है, नहीं रखा जाएगा, y के स्थान पर 2 रख दो, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 30। तो देख अगर कितना निकाला है 30। नॉर्मल सी बात, ये फॉर्मूला है, ग्रेड 5 करना जानते हैं, ए का कैप निकालना जानते हैं, ए कैप का मान है ना, ए कैप का मान दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आए उसमें यदि एक्स वाई जेड नहीं है तो वही आंसर है, एक्स वाई जेड है तो एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पर 2, जो कहता है जिस बिंदु पर निकालना है उन बिंदु के आधार पर उसका कर दो, मान रख दो, तो आ जाएगा हमारा दिखा गलत। तो यहाँ पर हमारा सदिश पूरा होता है। सदिश हमने चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक बता दिया शुरुआत में, इसलिए हमने बताया सदिश होता क्या है, ताकि हम इसकी चीजों को सब कुछ बता सके एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में, इसलिए थोड़ा स्पीड से बताते रहे, लेकिन हमने इजी एग्जाम्पल लेकर इन्हें बताया। मेन है इन्हें समझना, इनका फार्मूला क्या होता है, यदि हमसे बनते हैं तो हम किसी भी और सवाल में उपयोग कर सकते हैं। और हमने आपको इसमें क्या बताया, कोई सदिश क्या है, अदिश क्या है, सदिश का पहले परिमाण निकालना, उसका कैप निकालना, और फिर इनका कोण निकालना, दो सदिशों के मध्य दो, यदि दो अदिश है तो सिंपल है इनमें कोई भी चीज निकालना, यदि दो सदिश हैं तो दो सदिशों के मध्य अदिश गुणा अदिश कोण, सदिश कोण, दो सदिशों का अदिश गुणा कैसे करना है, सदिश गुणा का करना है, दो सदिशों का योग बताया, दो सदिशों को घटाना बताया, फिर इसके बाद उनका ग्रेडियंट, तीन सदिशों का सदिश गुणा, तीन सदिशों का अदिश गुणा बताया, आयतन कैसे निकाला जा सकता है, सदिशों को समतली और असमतली भी सिद्ध किया जा सकता है, तीन सदिशों को वो नहीं बताया क्योंकि बीएससी एमएससी हम मेन चीजें एमएससी केमिस्ट्री संबंधित वीडियो इस लेक्चर में बता रहे थे, तो उसमें सिलेबस में ये नहीं है तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, समतली छोड़ दिया भी। फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डेल निकालना बताया, कर्ल निकालना बताया, और जो मेन तुम्हारा बेसिक अवकलज बहुत मोस्ट है ये बताया। इसके अलावा हमें कोई भी दूरी सदिश के रूप में देकर उस दूरी का वेग और त्वरण भी निकाल सकते हैं, और अभी भी सदिश से संबंधित बहुत सी चीजें हैं, केवल अभी इस वीडियो में या लेक्चर में केवल जो एमएससी केमिस्ट्री में मैथ का जो सिलेबस है वेक्टर के अंतर्गत केवल वो ही अभी कंप्लीट हुआ है ना, वेक्टर की जो शुरुआत है इससे शुरुआत करके बहुत सी चीजें, तो ये वेक्टर का है। इसके बाद थोड़ा सा मैट्रिक्स का देख लें, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं,